नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम सीपीआर में चल रहे थे और सीपीआर में आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं। सीपीआर में आपने क्या क्या देखा, ये चीज़ें आपने सबसे पहले आपने कहा सीपीआर क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, पर्पज क्या है, एम क्या है। उसके आपने देखा इंडिकेशंस क्या हैं। इंडिकेशंस के बाद में अपन ने गाइडलाइन देखी कि किस गाइडलाइन पे अपन काम कर रहे हैं। उसके बाद में अपन ने देखा स्टेप्स कौन कौन सी हैं सीपीआर के लिए, ये चीजें आपने देखी। स्टेप्स के बाद में अपन आए जो अपन कैब फॉर्मूला है, CAB। कैब फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, एयरवे क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, क्लियर है। ब्रीदिंग के बाद में आपने रेस्क्यू ब्रीदिंग अपन उसमें देखा, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो अपन ने देखा। ये सारी चीजें देखने के बाद में एक और इसमें एक साइमल्टेनियसली चीज चलती है जिसको अपने AED नाम दिया। AED का मतलब क्या होता है, AED क्या होता है, इस बारे में देखिए। जो अपन पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, हर एग्जाम में आप इंडिया लेवल की किसी भी एग्जाम को दे सकते हैं। हर एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सीपीआर में से लगभग आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन तक हर एग्जाम में मिल जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आओ अपन देखते हैं AED। अब देखिए AED है क्या, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। AED का डेफिनेशन, पर्पज क्या है इसका, पर्पज के बाद में ऑपरेट कैसे किया जाता है AED को, इस बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ AED कौन कौन से होते हैं, फिर अपन इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। उसके बाद में कई बार ये तो AED हॉस्पिटल में अगर सेटिंग में करना हो, कई बार डिफिब्रिलेटर का, उसका क्या यूज होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AED के बारे में। AED जैसा कि आपने नाम देखा है, AED का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये नाम आपने देखा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। देखिए, सबसे पहले तो अपन इसके नाम को समझते हैं कि ये ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इसको क्यों बोला गया है। देखो, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। देखो क्या काम है, सबसे पहले आपने बोला ऑटोमेटेड। देखिए, ऑटोमेटेड से क्या मतलब है, जब भी अपन AED का यूज किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली डायग्नोस करता है कि सोकेबल रिदम है या नॉन सोकेबल रिदम है। देखो, अब सोकेबल रिदम का मतलब क्या है और नॉन सोकेबल रिदम का मतलब क्या है। अपन ये अपने आप रिदम को एनालाइज करता है कि किस क्लाइंट को शॉक देना है या किस क्लाइंट को शॉक नहीं देना है, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोला, ऑटोमेटेड बोला। तो सबसे पहला काम आपने कहा ऑटोमेटेड क्यों बोला। दूसरा नाम यहाँ है एक्सटर्नल। देखिए, जनरली अपन क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर है ये अपने को हॉस्पिटल सेटिंग में देखने को मिलता है, लेकिन करंट में जो AHA ने गाइडलाइन दी है या HA है, यहाँ इन सब चीज़ों के लिए आप देख पा रहे होंगे। आप जितने भी आप सिनेमा हॉल्स में चले जाइए, बड़े बड़े पार्क्स में चले जाइए, बड़े मॉल्स में चले जाइए, हर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड जहाँ पर होती है वहाँ पर AED मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ हॉस्पिटल सेटिंग से बाहर भी अपन डिफिब्रिलेटर का यूज कर सकते हैं, AED का यूज करते हैं, या हॉस्पिटल फैसिलिटी से बाहर भी अपन डिफिब्रिलेटर का इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्सटर्नल पड़ा। और तीसरा नाम क्या है, डिफिब्रिलेटर। देखो, डिफिब्रिलेटर क्या है, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली डायग्नोस करती है क्या, जो आपकी कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन है, एज लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, एंड उनको ट्रीट करती है किसके थ्रू, डिफिब्रिलेशन के थ्रू। एक नाम आया डिफिब्रिलेशन। तो आपने कहा डिफिब्रिलेटर तो एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका नाम डिफिब्रिलेटर है जो डिफिब्रिलेशन का काम करती है। अब डिफिब्रिलेशन का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब बता दूं क्या है। डिफिब्रिलेशन का मतलब होता है करंट के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह क्या कहलाता है, डिफिब्रिलेशन कहलाता है। एक और बात, AED जो होता है, डिफिब्रिलेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं, और वो जो हीट है वो आपकी मसल्स को इनको एक्टिवेट करने का काम करती है, वापस से रीस्टोर के फंक्शंस को रीस्टोर करने का काम करती है। तो ये आपका
AED का थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो आप समझ में आ गया। कई बार यहां से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि AED का पूरा नाम क्या है, AED स्ट्रेंस का मतलब क्या है। तो AED का मतलब क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अब देखिए सबसे पहले अपन इस AED का डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन है, मैंने अभी आपको बताया, एन AED इज ए electronic device. An AED is a electronic device that automatically diagnose the cardiac dysrhythmias and as like pulseless ventricular tachycardia and ventricular fibrillation and treat them through defibrillation. डिफिब्रिलेशन। तो ये आपका कंप्लीट डेफिनेशन आ गया किसका, AED का। आपने बोला AED क्या है, मैंने अभी आपको बोला था ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो एन AED इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली डायग्नोस द कार्डियक dysrhythmias as like pulseless ventricular tachycardia and ventricular fibrillation and treat them through the defibrillation, और उनको डिफिब्रिलेशन की प्रोसेस के द्वारा ट्रीट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, AED कहलाता है। क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है। अब देखो आपने कहा डिफिब्रिलेशन एक नाम आया, एक डिफिब्रिलेशन नाम आया, डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन का सीधा सा मतलब क्या है, जो अपन करंट के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है वह क्या कहलाता है, डिफिब्रिलेशन कहलाता है। तो ट्रीटमेंट थ्रू करंट, जो करंट के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है वही क्या कहलाता है, डिफिब्रिलेशन कहलाता है। एक और बात, इस डिफिब्रिलेशन के अंदर होता क्या है, डिफिब्रिलेशन में मेनली होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट की जाती है, हीट में कन्वर्ट की जाती है। तो आपने कहा इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट की जाती है, हीट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आपका डिफिब्रिलेटर क्या होता है, यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या होता है। उसके बाद में आपने एक नाम आया डिफिब्रिलेशन क्या होता है। उसके बाद में आपने इसके यूज की बात करते हैं, क्या क्या यूज है इसका, यूज कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको कहाँ यूज करते हैं। देखिए जनरली आपने जो आप डेफिनेशन बताई उस डेफिनेशन में भी अपन ने बताया कि इसको कहाँ यूज किया जा सकता है। तो आपने अभी लिखा था पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया
और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इन दोनों ही प्रोसेस में आपको पता है कि यहाँ पे पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इनके अंदर आपका हार्ट बीट तो होता है, लेकिन उसकी जो रेट होती है मोर देन 200 बीट पर मिनट होती है, और उसमें किसी प्रकार का कोई कार्डियक इंपल्स जनरेट नहीं होता है, इसीलिए कार्डियक आउटपुट नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में अपन ठीक करने के लिए किसका यूज करते हैं? एईडी का, डिफिब्रिलेटर का यूज किया जा सकता है। तो इसका जो कॉमन यूज है, ये क्वेश्चन भी कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आपने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन के बाद में आपने डिफिब्रिलेशन क्या होता है और उसके बाद में यूज देखा। अब देखो इसको ऑपरेट कैसे दिया जाता है, इसके यूनिवर्सल स्टेप्स कौन से हैं ऑपरेटिंग के। तो अपन कह सकते हैं यूनिवर्सल स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग एन एईडी। देखिए कौन कौन से यूनिवर्सल स्टेप्स हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो आपने कहा एएचए की गाइडलाइन के अनुसार, एएचए का मतलब क्या होता है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या होता है? सबसे पहले देखिए इसके यूनिवर्सल साइन में सबसे पहले तो आपके पास एईडी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, और अवेलेबल होने के बाद में क्लाइंट तक अपन उसको लेके आएंगे। सबसे पहले उसको ओपन किया जाएगा। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप में आता है, ओपन द कैरिंग केस। केस का मतलब है जिस केस में रखा हुआ है, जिसमें लेके आए हैं अपन, उसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे? ओपन करेंगे। उसके बाद में देखिए कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक एईडी है और आप उसको ऑपरेटिंग करना है, ऑपरेटिंग करने की फर्स्ट स्टेप क्या है? तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है ऑपरेटिंग करने की, वो होती है इसको पावर ऑन करना। एईडी को सबसे फर्स्ट स्टेप है पावर ऑन द एईडी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसकी क्या होगी? पावर ऑन द एईडी। फर्स्ट स्टेप तो एईडी का फर्स्ट स्टेप क्या होगी? पावर ऑन द एईडी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कुछ एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है आपके पास, उसके अपन ने क्या करेंगे? चेस्ट से जो क्लोथ्स हैं उनको रिमूव करेंगे, और यहां उसके बाद में जो आपका पैड्स हैं उन पैड्स को अटैचमेंट करते हैं। कहां पे? बेयर चेस्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना, सेकंड जो स्टेप है वो क्या है? अटैच द पैड टू द विक्टिम्स बेयर चेस्ट। आपने कहा जो भी आपके पैड्स हैं वो उसकी बेयर चेस्ट यानी उस पे कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कई बार स्पेशल कंसीडरेशंस अपन देखते हैं, हेयरी चेस्ट है। क्या है? हेयरी चेस्ट है। हेयरी, देखो यहां ये जो आपने बोला ना, अटैच द पैड टू द विक्टिम्स बेयर चेस्ट, इस बेयर चेस्ट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बेयर चेस्ट पे कुछ चीजें कंसिडरेबल हैं, जैसे बेयर चेस्ट में हेयरी चेस्ट है, हेयरी चेस्ट को बेयर चेस्ट नहीं बोलेंगे। कुछ और भी कंसिडरेशंस हैं, जैसे आपने कहा जो आर्टिफिशियल पेस मेकर है उसका अपन कई बार यूज करते हैं, या कई बार अपन कहते हैं वाटर है, वाटर अगर चेस्ट पे हो, या बॉडी है वो वाटर में हो, या ऐसी कंडीशन हो, तो इन कंडीशंस में अपन डायरेक्टली अप्लाइड नहीं करेंगे किनको? ये जो आपके पैड्स होते हैं। तो सबसे पहले दूसरा काम आपने क्या? अटैच द पैड्स टू विक्टिम बेयर चेस्ट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो पैड्स आते हैं इनकी जो साइज आती है वो सबके लिए अलग अलग आती है। जैसे आपने कहा चाइल्ड का साइज अलग होता है, एडल्ट का साइज अलग होता है, इन्फेंट का साइज अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइज आपको यूज करना चाहिए। तो देखिए अपन ने चूज एडल्ट पेट्स, अगर एडल्ट क्लाइंट है तो एडल्ट करें, अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड करें, और इन्फेंट है तो इन्फेंट करें, नहीं तो वो इफेक्टिवली जो आपकी करंट है वो डिलीवर नहीं होगा, जो शॉक है वो इफेक्टिवली रूप से डिलीवर नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद में जैसे ही आपने अटैच किया, उसके बाद में जो उसकी केबल है उसको क्या करेंगे? एईडी डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप केस लेके आए, उसको ओपन करते, फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑन करके चेक करेंगे, क्योंकि अगर पावर ऑन नहीं होगा तो आप कनेक्ट करके करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पावर ऑन द एईडी।
उसके बाद में आपने कहा उसके जो आपके पैड्स होते हैं, पैड्स अपन साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे उसमें कौन कौन से होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइज, एडल्ट है तो एडल्ट साइज यूज करेंगे, चाइल्ड है तो चाइल्ड की साइज यूज करेंगे, और अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट की साइज यूज किया जाएगा। ठीक है, जनरली इन्फेंट के अंदर ऐसा है एईडी का यूज मोस्ट प्रोबेबली नहीं किया जाता है, उसके अंदर अपन मैन्युअली यूज करते हैं कॉमनली तरीके। उसके बाद में अपन ने कहा कि अटैच द एईडी कनेक्टिंग केबल्स टू द एईडी डिवाइस। सम एईडी केबल्स, देखिए ये तो कुछ तो अगर ऑलरेडी ही कनेक्टेड होती हैं और कुछ कनेक्टेड नहीं होती हैं, उस कंडीशन में वही अपने को जैसा अगर कनेक्टिंग नहीं है तो कनेक्ट करना है, और ऑलरेडी कनेक्टिंग है तो कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए उसके बाद में एक चीज आती है अपने को, क्लियर द विक्टिम। देखिए सबसे पहले जो भी विक्टिम है उसके आसपास जो लोग हैं या जो अपन जो रेस्क्यूर हैं बचाने वाले, उनको भी अपन क्या कहेंगे, क्लियर करें। क्लियर करने का मतलब है कोई भी उसको टच नहीं करे, नहीं तो उस करंट का प्रभाव आप दूसरे क्लाइंट पे भी आ सकता है। इसीलिए जनरली इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो अपन ने कहा कि क्लियर द विक्टिम एंड अलाउ टू एनालाइज द रिदम, और उस रिदम को एनालाइज करने के लिए अलाउ करें। उसके बाद में अपने को एईडी विल यूज शॉक इज नीडेड, अगर यहां बताएगा, देखो मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसको ऑटोमेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड। यहां वो आपको बताएगा कि ये शॉक नीडेड है या शॉक नीडेड नहीं है। अगर इसको शॉक नीडेड है तो अपन क्या करेंगे, शॉक बटन को पहले क्लियर करेंगे, क्लियर द विक्टिम एंड देन एडवाइज द शॉक। और अगर शॉक नहीं है तो अपन ऐसा नहीं करेंगे। तो आपने कहा एईडी विल टेल यू इफ शॉक इज नीडेड, अगर शॉक नीडेड है तो वो बताएगा, और नीडेड नहीं है तो बता देगा एडवाइस नहीं है। तो जो नहीं है उसको बोलते हैं नॉन शॉकेबल रिदम, और जो है उसको बोलते हैं शॉकेबल रिदम। तो यहां पर अपन ने उसके बाद में अपन बोलते क्लियर द विक्टिम, विक्टिम्स को क्लियर करेंगे। अगर वो एडवाइज करता है या मैं कहूं शॉकेबल रिदम बोलता है, इसको एक और नाम बोलते हैं शॉकेबल रिदम, इसको एक और नाम बोलते हैं शॉकेबल रिदम। अगर ये शॉकेबल रिदम है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रेस द शॉक बटन, और उस टाइम पे इसके पास कोई भी टच नहीं होना चाहिए। इफ नो शॉक इज नीडेड आफ्टर एनी शॉक डिलीवर इमीडिएटली रिज्यूम द सीपीआर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप तुरंत क्या शॉक देते हैं, और शॉक देने के बाद में आपको लगता है कि और शॉक की जरूरत नहीं है, तो एज सून एज पॉसिबल डिले नहीं करना, और आपको क्या करना है, वापस से सीपीआर को रिज्यूम करना है। या अपन कह सकते हैं आफ्टर starting with chest compression after about the 5 cycles or 2 minutes of CPR AED will be prompt you the repeat steps। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि एक बार आपने AED का यूज किया, एक बार AED का यूज करने के बाद में नेक्स्ट आप AED का यूज कब करेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बार आपने AED का यूज किया तो वापस से अपन ने CPR स्टार्ट रिज्यूम कर दिया, तो पूरा एक साइकिल अपन कंप्लीट करेंगे। एक साइकिल का मतलब है 5 साइकिल्स ऑफ 30 इक्वल टू 2 या 2 मिनट CPR करने के बाद में ही नेक्स्ट अपन स्टेप के लिए दोबारा से शॉक के लिए जाएंगे। तो ये इसको ऑपरेट करने की यूनिवर्सल स्टेप्स होते हैं ऑपरेटिंग करने की एडी की। तो कई बार यहां से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। अब देखो कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनकी अपन बात करेंगे, कौन कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं उनसे अपन रिलेटेड देखेंगे, कौन कौन सी स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें अपन इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना होगा। तो स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस फॉर एडी, एडी या अटैच करने के लिए या पेड अटैच करने से पहले कुछ स्पेशल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। उनके अंदर अपन देखेंगे, जैसे सबसे पहले अपन बोलेंगे हेयरी चेस्ट। सबसे पहले एक नाम आता है हेयरी चेस्ट। हेयरी चेस्ट का मतलब देखो, हमेशा दोस्तों एक बात याद रखना,
जो भी आप एईडी पैड्स यूज करते हैं, एक उनका स्पेशल है अकॉर्डिंग टू एज वाइज प्रॉपर साइज यूज करेंगे। दूसरा उनका है जो आप चेस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो बेयर चेस्ट क्लीन होना चाहिए, उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं का मतलब हेयर्स नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको हेयर्स हैं, हेयरी चेस्ट है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक बात अगर आपके पास दो पेयर्स अवेलेबल हो, किसके, एईडी के लिए दो पेयर्स अवेलेबल हो पैड्स, तो उस कंडीशन में सबसे पहले अपन एक पेयर को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके उसको बिल्कुल अचानक से झटके से रिमूव करेंगे तो हेयर्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद में अपन दूसरे एईडी के जो पैड्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो एक स्पेशल ध्यान रखना है किसका, हेयरी चेस्ट का। दूसरा देखिए, दूसरा होता है वाटर ओब्लिक आइस। देखो दो चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि कोई क्लाइंट है वो वाटर के अंदर डिप है, वाटर में है, और वहां पे आपको, तो वाटर के अंदर कभी भी आपको क्या नहीं करना है, एईडी के पैड अटैच नहीं करने हैं, क्लियर रखना, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको लगता है उसकी हेयर है या जो चेस्ट है, सॉरी जो चेस्ट है, चेस्ट वाटर पे कवरिंग है या चेस्ट के ऊपर वाटर की कवरिंग हो रही है, तो तुरंत और तुरंत उसको क्या करेंगे, स्वाइप दें वाटर को तुरंत क्या कर देंगे, स्वाइप कर देंगे, तुरंत क्लीन कर देंगे, और उसके बाद में अपन उसको यूज कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई क्लाइंट है, वो किस पे है, आइस पे लेटा हुआ है, किस पे लेटा हुआ है, आइस पे लेटा हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको चेस्ट को क्लीन करके, कोई बात नहीं, नीचे अगर आपकी क्या है, आइस है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेस्ट के ऊपर किसी प्रकार का कोई आइस नहीं होना चाहिए। तो चेस्ट से आइस को क्लीन करके उसके बाद में ही अपन किसका यूज कर सकते हैं, एईडी पैड अटैच कर सकते हैं। तो दो चीजें आ गई। तीसरा जो स्पेशल कंडीशंस यहां पर आपकी आती है वो अपन देखते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर। आर्टिफिशियल पेसमेकर, देखो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, ये है आर्टिफिशियल पेसमेकर। एक बात तो आपको बता दूं, जैसे आपने देखा होगा ताश के पत्ते देखे होंगे, उसका आधा टुकड़ा कर दें, ऐसी सी कोई डिवाइस होती है। जैसे ही आप असेसमेंट करेंगे चेस्ट का तो वहां पर आपको विजिबल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए, जब भी कोई ऐसा हो आपको दिखे आर्टिफिशियल पेसमेकर है या आर्टिफिशियल कोई डिफिब्रिलेटर लगा हुआ है, ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर डायरेक्टली ऊपर अबॉव नहीं करना है अप्लाई। मैंने कहा अगर कोई आर्टिफिशियली पेसमेकर लगा हुआ है तो डू नॉट डायरेक्ट अप्लाई ऑन पेसमेकर। यानी जो पैड्स हैं उनको डायरेक्टली अपन किस पे अप्लाई नहीं करेंगे, पेसमेकर ऊपर, नहीं तो वो क्या कर देगा, अवरुद्ध कर देगा उसको और वो डिलीवर्ड नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी कोई डिवाइस होती है, हाँ ऐसी कंडीशन में आप या तो उसको क्या साइड में कर सकते हैं, जो प्रॉपर डिवाइस है जहां पे है वहां पे अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा अपन ध्यान रखें। कई बार आपने देखा होगा ट्रांसडर्मल पैचेज होते हैं। फोर्थ स्पेशल कंडीशन, ट्रांसडर्मल पैचेज। देखो ट्रांसडर्मल पैचेज जैसे आपने देखा होगा कई बार पेन के लिए होता है, ये होते हैं, ये पैचेज आते हैं जो अपन स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेज होते हैं, ये भी क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं वहां पे। इसीलिए कभी भी ट्रांसडर्मल पैचेज हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहिए, उनको रिमूव करके ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एईडी का यूज करें तो कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपके एक लाइन आती है बेयर चेस्ट, क्या आती है, बेयर चेस्ट।
बेयर चेस्ट का मतलब है चेस्ट पे किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं होना चाहिए जिससे आपको किसी को क्लाइंट को हानि हो या फिर वो किसी करंट को ब्लॉक कर दे, ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहां से क्लियर समझ में आया। तो आपने ऑपरेट कैसे किया, ऑपरेट करने के बाद कुछ स्पेशल कंसीडरेशंस होती हैं उनको यूज करने के लिए, उनके बारे में अपन डिस्कस किया। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां पे टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एईडी। एईडी की टाइप्स देखिए, टाइप्स से रिलेटेड कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। टाइप्स का मतलब क्या है, आपने नाम तो सुना होगा। देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बाइफेजिक। एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बाइफेजिक। मोनोफेजिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मोनोफेजिक का मतलब होता है केवल सिंगल टाइप की करंट डिलीवर करते हैं और वो भी कितना 360 जूल, कितना 360 जूल ओनली और ओनली। जो आपकी कितनी डिलीवर की जाती है करंट उस पे डिपेंड करता है, उसी के आधार पे अपन बोलेंगे मोनोफेजिक क्या होता है और बाइफेजिक क्या होता है। तो अपन इसके द्वारा केवल ए फिक्स्ड करंट डिलीवर, ए फिक्स्ड करंट डिलीवर 360 जूल, ए फिक्स्ड करंट डिलीवर 360 जूल। ये बात हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मोनोफेजिक एडी के द्वारा कौन सी या कितनी जूल एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं, एक ही प्रकार की, वो भी कितना मैक्सिमम अपन यूज कर सकते हैं और वो भी कितना है 360 जूल। कितना कर सकते हैं 360 जूल। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, मोनोफेजिक के द्वारा एक फिक्स्ड करंट डिलीवर कर सकते हैं वो कितना 360। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं। दूसरा आपने बोला बाइफेजिक। बाइफेजिक का मतलब है इसमें एक वेरिएबल करंट अपन यूज कर सकते हैं और इसके द्वारा कितना डिलीवर 120 से लेकर के 200 जूल तक अपन डिलीवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मोनोफेजिक और बाइफेजिक इनको डिफरेंशिएट किया गया है किसके आधार पे, करंट के आधार पे। मोनोफेजिक में अपन एक ही टाइप का करंट डिलीवर करते हैं 360 जूल, जबकि बाइफेजिक में अपन वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं और वेरिएबल्स का मतलब कितना है 120 से लेकर के 200 जूल तक यूज किया जा सकता है। एक और बात है, देखिए जब अपन ने कई बार यहाँ पर इसके ऊपर शोध हुए, उनमें पता चला कि जैसे फर्स्ट टाइम जब भी आप कर रहे हैं तो अपन कुछ एक मिनिमम रेंज लेके चलते हैं, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं इसका। और अगर अपन डायरेक्ट ही अगर मैक्सिमम यूज करेंगे तो कई बार कुछ क्लाइंट्स को इंजरी भी हो जाती है, उसके कारण कुछ मसल्स में इंजरी हो जाती है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स करंट यूज करते हैं। पहले एनर्जी कम रखते हैं, उसके बाद में उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में उसको और बढ़ाते हैं, ऐसे करके बाद में मैक्सिमम तक जाते हैं। इसीलिए मोनोफेजी है जो होता है उसको लेस पॉपुलर बोला जाता है, ये लेस पॉपुलर होता है, जबकि ये वेरिएबल करंट्स के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, मोर पॉपुलर बोला जाता है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ एडी था, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, ये जो अपन पैड प्लेसमेंट करते हैं वो कैसे किया जाता है, पैड प्लेसमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे। पैड प्लेसमेंट देखो, जनरली अपन जो पैड प्लेसमेंट करते हैं उन पैड प्लेसमेंट में दो प्रकार से कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। और एक प्रकार का टाइप है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एक अपन कर सकते हैं राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, ऐसे भी अपन यूज कर सकते हैं। तो किस क्लाइंट के लिए कौन सा बेटर है,
पेड प्लेसमेंट। फिर एक बात, ये जो पेड प्लेसमेंट है अकॉर्डिंग टू एज किया जाता है, एज के आधार पे डिसाइड किया जाता है। साइज भी इसकी कैसे अपन प्रिफेयर करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो साइज सिलेक्ट, एक बात हमेशा ध्यान रखना, साइज सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू एज ऑफ क्लाइंट, साइज सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू एज ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की एज के अनुसार ही अपन उसकी साइज को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना। तो पेड प्लेसमेंट एज के अनुसार क्या है, साइज अपन ने कहा ये, तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं एडल्ट क्लाइंट में अपन कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, यहाँ पर एडल्ट क्लाइंट में कैसे पेड प्लेसमेंट किया जाता है। देखिए मान लीजिए मैं एक डायग्राम के थ्रू यहाँ देखना चाहेंगे अपन थोड़ा सा। ये कहा आपने ये चेस्ट है, चेस्ट में यहाँ पे आपने कहा इसको अपन ने क्या बोला, स्टर्नम बोला, ठीक है। यहाँ पे आपने कहा निपल लाइन है, यहाँ पे आपने कहा निपल, एक लाइन आपने कह दी, इसको बोल दिया अपन ने निपल लाइन, और ये वाली जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टर्नम, इसको क्या बोलेंगे, स्टर्नम। क्लियर है बात। अब आपने कहा था अपन ने राइट और लेफ्ट, ऐसे अपन किसका यूज कर सकते, तो यहां ध्यान रखना हमेशा इस निपल लाइन से अबोव राइट साइड में और इस निपल लाइन से बिलो लेफ्ट साइड में। तो राइट में जनरली अपन जो अपन करते हैं वो कहां करते हैं, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकोस्टल, ये किस साइड में हो गया, राइट साइड में। जबकि लेफ्ट साइड में अपन कहां करते हैं, मोस्टली फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ये किस साइड में, लेफ्ट में। तो आपने कहा एक राइट में करेंगे और एक लेफ्ट में करते हैं, या मैं इसको कह सकता हूं डायरेक्टली क्या, राइट साइड में कहां करते हैं, अबव द निपल, निपल के अबव करते हैं। जबकि लेफ्ट साइड में कहां किया जाएगा, बिलो द निपल। आपने कहा राइट साइड में कहां किया जाएगा, आपने कहा लेफ्ट साइड में कहां किया जाएगा, तो आपने बोला राइट साइड में अबव द निपल किया जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में कहां किया जाता है, बिलो द निपल। क्लियर है। तो एडल्ट में जनरली अपन जो अपन यूज करते हैं वो कहां करते हैं, लेटरल साइड में, लेफ्ट में और राइट में। क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन, यहां अपन थोड़ा सा बताएंगे इन्फेंट एंड चाइल्ड, इन्फेंट एंड चाइल्ड, और चाइल्ड के लिए भी कुछ कंसीडरेशंस हैं। जैसे आपने कहा लेस देन 8 इयर्स, या कई बार अपन इस चाइल्ड के लिए एक और बात बोलते हैं, वेट लेस देन 25 kg, वेट लेस देन 25 kg, या एक और बात अपन बोलते हैं वेट लेस देन 55 पाउंड्स। बात समझना मेरी, मैंने कहा चाइल्ड और इन्फेंट के लिए, इन्फेंट में अपने का ठीक है, लेकिन चाइल्ड के लिए कुछ स्पेशल कंसिडरेशन देते हैं, यहां से कई बार कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। देखिए जनरली होता क्या है, चाइल्ड का अपन ने एक तो आपने बोला था 1 से लेके 8 इयर्स तक अपन उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। दूसरा इसके लिए आपने डेफिनेशन दिया था कि 1 ईयर से लेकर के अप टू प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में आपने कहा था। तीसरी बात है आपने बोला कि वेट, अगर एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे ये देखने को मिलता है, वेट अगर लेस देन 25 kg हो या 55 पाउंड से कम हो तो भी अपन कौन से चाइल्ड पेड और चाइल्ड के तरीके से ही यूज करेंगे। अगर
वेट है वो 25 केजी से अबव है या 55 केजी से अबव है, ऐसी कंडीशन में अपन एडल्ट कंसीडरेशन करके चलेंगे। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना। तो आपने कहा, और इसमें जो आपका पेडल प्लेसमेंट किया जाता है वो कैसे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इसके अंदर जो किया जाएगा वो कहां, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड में आप इसमें क्या कर सकते हैं, पैड अटैचमेंट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एंटीरियर का यहां मतलब क्या समझते हैं। एंटीरियर, एंटीरियर पे कहां करेंगे, एंटीरियर पे कहां करेंगे, एंटीरियर पे कहां करेंगे, तो आप कह सकते हैं बिटवीन निपल्स, बिटवीन निपल्स। जबकि पोस्टीरियर की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे पोस्टीरियर की बात करते हैं, पोस्टीरियर में कहाँ करेंगे, तो अपन कहेंगे बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। तो ये आपने कहा बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, तो एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। एंटीरियर कहाँ, बिटवीन द निपल्स, एंड पोस्टीरियर कहाँ गया, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स। तो आपने कहा इन्फेंट और नियोनेट्स में, और ये जो पैड होते हैं एईडी के, वो कैसे होते हैं, एडहेसिव होते हैं, यानी इनको अपन चिपका सकते हैं। तो ये आपका क्या था, एईडी के बारे में था कि एईडी को अपन कैसे यूज कर सकते हैं, एईडी क्या होता है, एईडी के टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेट कैसे किया जा सकता है। तो आपको क्लियरली समझ में आया क्या है, ठीक है। तो आपने सीपीआर जब पढ़ा, क्या क्या चीजें आपने सीपीआर में देखी, कंप्लीट एक साइकिल आपने देखा। तो आपने सबसे पहले सीपीआर का डेफिनेशन के द्वारा में, सीपीआर क्यों दिया जाता है, पर्पज क्या है, एम क्या है। उसके बाद में आपने कहा इंडिकेशन, इंडिकेशन समझ में आया आपको। उसके बाद में अपन चले गाइडलाइन और स्टेप्स पे चले थे। उसके बाद में गाइडलाइन में मेन आता है आपका कैब फॉर्मूला। कैब का मतलब आपने कहा था कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, वो क्या होता है। उसके बाद में आपने देखा कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो क्या होता है। इसके साथ में आपने एक रेस्क्यू ब्रीदिंग भी देखा था, रेस्क्यू ब्रीदिंग कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपने स्विच रोल ऑफ टू रेस्क्यूर देखा था। उसके बाद में अपन ने कहा था ये एक साइकिल, जैसे ही आपका एक साइकिल पूरा होता है या 2 मिनट पूरा होता है या 30=2 के 5 साइकिल कंप्लीट होते हैं, फिर से असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट में अपन ने देखा था कि अगर पल्स प्रेजेंट हो जाती है, इसका मतलब क्लाइंट ने रिवाइव किया है, तो उस टाइम पे अगर ब्रीदिंग नहीं है तो आप कंटिन्यू रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। और अगर आपका पल्स भी नहीं आया तो कंटिन्यू अपन सीपीआर दे सकते हैं। जैसे 2 मिनट पूरा होता है अपन क्या कर सकते हैं, एईडी का यूज भी किया जा सकता है। और फिर एईडी का कैसे यूज किया, एईडी क्या होता है, एईडी के ऑपरेटिंग कैसे करते हैं, टाइप्स क्या हैं एईडी के। उसके बाद में आपने मोनोफेजिक, बाईफेजिक के बारे में देखा, पेड प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, इतना ही टॉपिक था। ये सीपीआर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।